उसने नीले रंग का सूट पहन रखा था। वो जगह जगह से फटा हुआ था। फटी हुई हालत में भी सूट की खूबसूरती से उसके मालिक की हैसियत का पता आसानी से लगाया जा सकता था। चेहरा बहुत ही सुंदर था। उस सूट की मालकिन का गेहुआ रंग जो इस वक्त निस्तेज लग रहा था, कभी शायद चमकता होगा। और बड़ी बड़ी आंखें शायद आंसू बहाते बहाते थक कर खाली हो चुकी थीं। चेहरे पर अनगिनत चोटों के निशान उसके बदन पर ढाए जुल्म की कहानी बयां कर रहे थे। होठों से सूजे हुए किनारे से हल्का हल्का खून अब भी रिस रहा था। वो चुप थी, बिल्कुल चुप। निर्विकार रूप से वह लड़की अपने कदमों को लगभग घसीटते हुए चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बस में कर रखा हो। उसे कोई होश नहीं था, बस चली जा रही थी। आते जाते लोग उसे अजीब सी निगाहों से ताड़ रहे थे। आपस में कानाफूसी जारी थी। उनकी आंखों में उस लड़की की तकलीफ के अलावा सब जान लेने की जिज्ञासा थी, लेकिन किसी ने उसे रोककर उसकी हालत के बारे में पता करने की कोई कोशिश नहीं की। लड़की जैसे नींद में चल रही थी। बेख्याली में कई बार सड़कों पे गाड़ियों से टकराते टकराते बची, या फिर उसकी हालत देखकर शायद लोगों ने अपने वाहन की रफ्तार कम कर दी होगी। अरे ए लड़की, मरने का इरादा है तो जाकर कहीं डूब मरो ना। मेरी ही गाड़ी मिली है क्या मरने को? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं साले। उस महंगी कार के मालिक ने अचानक ब्रेक मारते हुए झल्लाकर कहा था, जिसे टकराकर वह लड़की सड़क पर ढह गई थी। लड़की ने अचकचाकर उसकी तरफ देखा। नजरें अब भी खाली थीं, चेहरा अब भी निस्तेज था। अपनी हथेली के सहारे वह आहिस्ते से सड़क से उठी और बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ गई। लड़की इस वक्त एक पुल से गुजर रही थी। निर्विकार भाव से वह पुल के रेलिंग के पास पहुंचकर दो पल रुकी, जाने क्या सोचा, और फिर उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने छलांग लगाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। ऐ लड़की, पागल हो गई है क्या? मरने जा रही है? छोड़ो मुझे, मुझे मरना है, छोड़ो। वह हिस्तेरियाई अंदाज में चिल्लाई। वह लड़की अपना हाथ छुड़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। गुस्से में उस लड़की ने उसके हाथों को अपनी तरफ खींचकर उसमें दांत गड़ा दिए। चटाक, एक जोरदार का थप्पड़ उस लड़की के गालों से टकराया। उसके गेहूं गालों पर हाथ की उंगलियां छप गई थीं। वह हतप्रभ रह गई। शायद अब वह बेख्याली से बाहर आ गई थी। उसने खुद को देखा और अपनी स्थिति का आभास होते ही फूट फूट कर रोने लगी। वह दर्द का दरिया जो पता ही नहीं कब से बांध रखा था उसने, वह बेलगाम बहने लगा था। वह धड़ाम से वहीं सड़क के किनारे बैठ गई और रोती रही। उसकी कलाई पर दांत के निशान पड़ गए थे। दर्द और गुस्से से उसका चेहरा विवस्त दिखने लगा था। लड़की को थप्पड़ मारने का अफसोस हो रहा था उसे। उसने लड़की को फूट फूट कर रोते हुए देखा तो उसकी भी आंखें नम हो गईं। सारा गुस्सा काफूर की तरह उड़ गया। सड़क पे तमाशा देखने वालों की भीड़ लग चुकी थी। सारे लोग एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। उसने भीड़ की तरफ गुस्से से देखा और चीखते हुए कहा, क्या है? क्यों भीड़ लगा रखी है यहाँ? बाप की बारात में नाचने आए हो क्या? उसने लड़की की वहां पकड़ी और जबरदस्ती उसे खींचता हुआ भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। सालों को काम धाम है नहीं, झगड़ा बर्दाश्त नहीं होता तो करते क्यों हैं? भीड़ में किसी ने कहा, अरे होगा कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर और आ गई मरने। किसी और ने अपना ज्ञान दिखाया। तेवर तो देखो साले के, भाड़ में जाएं, हमें क्या। अपनी अपनी भड़ास निकालकर भीड़ बरसात के पानी की तरह बह गई थी। उसने हल्के नीले रंग का डेनिम कुर्ता और काले रंग की जीन्स पहन रखी थी। कद 6 फीट से ऊपर ही था। रंग गोरा था जो धूप के कारण हल्के से गुलाबी दिखने लगा था। आंखों में नजर का चश्मा उसे और भी स्मार्ट बना रहा था। बाल सीधे और जरा से लंबे थे, बिल्कुल रोहित राय की तरह। केशव मेहता, उसका नाम केशव मेहता था। नॉवल लिखना और पढ़ना दोनों ही उसकी हॉबी थी। केशव ड्राइव कर रहा था और बीच बीच में उस लड़की की तरफ देख लेता था। लड़की रोते रोते थक गई थी। उसने आंखें बंद करके सर को पीछे सीट पर टिका लिया था। केशव ने अभी उससे कोई भी बात करना सही नहीं समझा था। केशव ने गाड़ी एक 2 मंजिला मकान के सामने रोकी। ये जगह शहर से जरा दूर थी। गाड़ी के रुकते ही दरवान ने गेट खोला। केशव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी पार्क करके उसने उस लड़की के उतरने के लिए डोर खोला। लड़की धीरे से गाड़ी से उतर गई। उसने एक नज़र केशव पर डाला और फिर घर को देखने लगी। आइए अंदर चलते हैं।
आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्रेश होकर जरा आराम कीजिए, फिर मन हो तो बात कीजिएगा, केशव ने तसल्ली देते हुए कहा। लड़की ने कुछ नहीं कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब। बस घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गई। मीना मैडम को बाथरूम दिखा दो और इनका अच्छे से ख्याल रखना, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ, केशव मीना को समझाने लगा। मीना केशव के घर में काफी सालों से काम कर रही थी और बहुत भली औरत थी। मीना ने उस लड़की को आश्चर्य से देखा और उसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। करीब 1 घंटे बाद केशव एक मिडिल एज लेडी के साथ वापस आया, जिसका नाम आशा था। आशा एक एनजीओ चलाती थी जो महिलाओं के लिए काम करता था। आशा ने हल्के रंग की कॉटन सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, लंबे बालों का जूड़ा बनाया हुआ था उसने, गोरे चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। दोनों आईब्रो के ठीक बीच में एक मेहरून रंग की छोटी सी बिंदी के अलावा चेहरे पर कोई और मेकअप नहीं था। लेफ्ट हैंड की कलाई में टाइटन की सोवर सी घड़ी और पूरे बदन पर बस यही एक जेवर था। कुल मिलाकर उसकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक और शालीन लग रही थी। मीना मैडम कहाँ हैं? कैसी है वो? कुछ खाया उन्होंने? केशव ने आशा को सोफे पर बैठने का इशारा किया और मीना से उस लड़की के बारे में पूछा। नहीं केशु भैया, कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा तो बस रोने लगी। मैंने गेस्ट रूम में उन्हें आराम करने को बोल दिया था, वही हैं वो अभी भी, मीना ने कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। आशा जी क्या करें बताइए, बस रो ही रही है वह, अब आप ही संभालिए। बहुत तकलीफ में है शायद, ऐसा लगता है किसी ने जबरदस्ती की है उसके साथ। केशव ने चिंतित नजरों से आशा की तरफ देखा। हम अभी मिल सकते हैं क्या उनसे? देखते हैं बात करके, शायद अब तक वो संभल चुकी होंगी, आशा ने सोफे से उठते हुए कहा। हाँ हाँ आइए ना प्लीज, केशव ने गेस्ट रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। ठक 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 दरवाजा थपकने की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। उसने एक उड़ती सी नजर दरवाजे पर डाली और फिर खिड़की की तरफ शून्य भाव से देखने लगी। मैडम क्या हम अंदर आ सकते हैं? केशव ने धीरे से कहा और दरवाजे को हल्के से खोलकर अंदर झांका। जी, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया और फिर से शून्य को घूरने लगी, जैसे कि कुछ ढूंढना चाहती हो। आशा और केशव कमरे के अंदर आ गए। केशव ने पास पड़ी कुर्सी अपनी तरफ खींच ली और बैठ गया। आशा उसके सामने बिस्तर पर बैठ गई। कैसी हो बेटा? आशा जी ने प्यार में अपनेपन का रस घोला। लड़की ने एक नजर आशा पे डाली और फिर शून्य में खो गई। आशा जी ने थोड़ी देर उसके बोलने की प्रतीक्षा की। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती देख उन्होंने दोबारा कहा, मैं आशा हूँ, तुम्हारी जैसी बच्चियों की हेल्प करती हूँ। बेटा मुझसे बात करो प्लीज, ऐसे खामोश रहने से घुटती ही रहोगी बस। बेटा देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा। उन्होंने धीरे से उस लड़की की हथेली को अपने हाथों में थाम लिया और प्यार से सहलाने लगी। प्यार भरा स्पर्श शब्दों से कहीं ज्यादा असरकार होता है। ये बात उस वक्त 16 आने सच साबित हुई थी। उसने इतनी देर में पहली बार आशा की तरफ देखा। पहली बार उसके निस्तेज चेहरे पर दर्द का सैलाब दिखा। चेहरे पे चोटों के ताजा निशान थे, होंठ सूजे हुए थे, आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। खोने को बचा क्या है जो मुझे डर लगेगा? अब कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा? कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं, उसने ऐसा कहा जैसे बड़ी मुश्किल से उसके गले से शब्द बाहर निकल रहे हों। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आशा ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। लड़की का सिसकना और बढ़ गया। पता नहीं कितनी देर वह सिसक सिसक कर रोती रही। रो रो कर जब मन हल्का हुआ तो उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया और अपने आंसुओं को पोंछा। उसने एक लंबी सांस भरी। उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसके गेहूं चेहरे पर थोड़ी सी तलखी देखने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली, आंसुओं को पोंछा और खुद को बात करने को तैयार किया। उसने एक सरसरी नजर केशव और आशा पर डाली। उन चेहरों में उसे अपनापन और विश्वास छलकता सा जान पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ पलों तक वैसे ही चुपचाप बैठी रही। इस बीच उसके चेहरे पर हजारों रंग आते जाते रहे थे, जैसे वो कुछ फैसला लेने की जद्दोजहद से गुजर रही हो। आखिरकार उसने उन्हें सब कुछ बताने की ठानी और अपनी आंखें खोलकर एक बार फिर से शून्य में देखने लगी। उसने किसी टेप रिकॉर्डर की तरह कहना शुरू किया, अनन्या नाम है मेरा,
मुझसे छोटी दो और बहन हैं मेरी, सुकन्या और छुटकी। माँ पापा के कलेजे के टुकड़े थे हम। अनन्या के होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहना जारी रखा था, पापा की तबीयत बहुत खराब रहती थी। रिटायरमेंट के पेंशन से बहुत मुश्किल से खर्चा चल पाता था, इसलिए मैंने कुछ एक ट्यूशन कर लिए थे। किसी तरह निभ रही थी। लेकिन हमारे प्यार में पापा माँ ने कभी कमी नहीं की और न ही कभी हमें बोझ समझा। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन गरीब घर में एक लड़की बन के पैदा हुई ना मैं, यही गुनाह कर दिया मैंने। बस जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही मेरी आंखों में भी शादी के सुहाने सपने सजने लगे थे। एक अनदेखा अनजाना राजकुमार चुपके से मेरे भी सपनों में सेंध लगाने लगा था। लेकिन मैं भूल गई थी कि गरीबों को सपने देखने का अधिकार नहीं होता है। उसका वो कहते कहते खो गई थी। वो अतीत के भंवर में सारा अतीत उसकी आंखों के सामने यूं साकार होने लगा था जैसे कल ही की बात हो। करीब 2 साल पहले। अनु बेटा जल्दी से तैयार हो जा, और हाँ, वो गुलाबी वाली साड़ी पहन ले बेटा, लड़के वाले बस आते ही होंगे। अनु के घर में कदम रखते ही उसकी माँ मंजू देवी ने कहा, बस करो माँ, 15वीं बार हो रहा है, मैं थक गई हूँ। हर बार तो एक ही बात हो रही है ना माँ। सब फाइनल करने के बाद दहेज पर आकर बात ठहर जाती है। और उसके बाद अनन्या ने अफसोस में सर हिलाते हुए कहा, पापा का उनके आगे गिड़गिड़ाना और तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जाता अब। माँ, मेरी पढ़ाई बस खत्म ही होने वाली है। एक बार ढंग की जॉब मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। अनु ने रुआंसे स्वर में कहा, नहीं बेटा, देखना इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। उन लोगों को तुम्हारी फोटो बहुत पसंद आई है और सुना है कि लड़का दहेज के सख्त खिलाफ है। देखना इस बार सब अच्छे से हो जाएगा। और बेटा, अभी सुकन्या और छुटकी भी तो हैं। जब तक तेरे हाथ पीले ना हो जाएं, उनकी भी तो नहीं सोच सकते ना। मंजू देवी ने उत्साहित होते हुए अनु को समझाया, लेकिन अपनी ही बात पे उन्हें भी भरोसा नहीं था। अनन्या कद काठी एकदम परफेक्ट, सूरत ऐसी कि नजर ठहर जाए। उसका गेहुआ रंग और बड़ी बड़ी आंखें जैसे बिना कहे बातें करते थे। होठों में हमेशा एक जीवंत मुस्कान सजी रहती। घर के कामों से लेकर पढ़ाई तक हर चीज में अव्वल, कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी से बड़ी कमी आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। उसकी तारीफ सुनकर कई रिश्ते आए, पर दहेज की बात पर रिश्ते टूटते चले गए। लड़का ऐरा गैरा भी हो तो भी दहेज ऐसे मुंह खोलकर मांगते जैसे कि ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो, जैसे कि लड़के वाला होना ही खूब सारे दहेज की गारंटी है। दहेज के आगे अनन्या की सारी खुशियां फीकी पड़ती रहीं और एक के बाद एक लड़के वाले उसे ठुकराते रहे। बार बार के तिरस्कार ने अनु को तोड़कर रख दिया था। उसके सपने थक के मुरझाने लगे थे। उसे बस अपने माँ पापा की चिंता खाए जा रही थी। पापा चिंता में बीमार रहने लगे थे। उनके होठों की हंसी दहेज के इंतजाम के भेंट चढ़ चुके थे। अभी अनु से छोटी दो बहनें और थीं उसकी। पता नहीं कैसे क्या होगा। बस इसी चिंता में उस पूरे घर में हर वक्त एक सन्नाटा पसरा रहता था। आज फिर एक रिश्ता आया था। अनु ने वही गुलाबी वाली साड़ी पहनी थी। लड़के की माँ ने देखा तो आंखें झपकाना भूल गई। लड़का भी अनु को एकटक देख रहा था। भाई, हमें तो अनन्या बहुत पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है गोपाल जी। अब तो बस आप बारात के स्वागत की तैयारी कीजिए। लड़के के पिता ने नजर भरकर अनु की ओर देखते हुए कहा। फिर वो अपने पुत्र सरस की ओर मुड़े। क्यों सरस? सही कहा ना मैंने बेटा। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दहेज का डर अब भी उन्हें खुश नहीं होने दे रहा था। गोपाल जी असमंजस की स्थिति में पहलू पर पहलू बदल रहे थे। आखिर मन की दुविधा का निवारण कैसे हो? अरे क्या हुआ? आप सबको हमारा सरस पसंद नहीं आया क्या? आखिरकार लड़के के पिता ने गोपाल जी को चिंतित देखकर पूछ ही लिया। जी, वो दरअसल, गोपाल जी हिचकिचाए, अगर लेन देन की बात भी अभी ही। अरे अरे, कैसी बात कह दी आपने गोपाल जी? लड़के के पिता ने उनकी बात पूरी नहीं होने दी थी। उन्होंने घृणा से मुंह सिकोड़ा और फिर हड़बड़ाकर बोले, दहेज? छी छी। अरे नहीं बाबा, बस आज से जो बन पड़े अपनी बिटिया को दे दीजिएगा। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं। अब तो खुश ना? चलिए अब जल्दी से मुंह मीठा करवाइए। लड़के के पिता ने गोपाल जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। जी जी बिल्कुल। अरे मंजू, भाई जल्दी से मुंह मीठा करवाओ सबके। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। गोपाल जी की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे थे। अनु और सरस की नजरें मिलीं तो दोनों ने भी मुस्कुराकर एक दूजे को हामी भर दी। सब बहुत खुश थे।
अनन्या और सरस एक दूसरे में खो गए थे। घंटों फोन पे बातें होने लगीं। अनन्या के मुरझाए हुए सपने खिलखिलाने लगे थे। उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। सरस का नाम सुनकर आशा एक वारगी चौंक गई। उसके चेहरे पर कई रंग एक साथ आए और चले गए। लड़के के पिता का क्या नाम था अनन्या? उसने सशंकित भाव से पूछा। महेश तिजोरी। और उनकी धर्म पत्नी संगीता देवी। अनन्या ने उनके नाम ऐसे लिए जैसे किसी तूफान का नाम ले रही हो, जिसने उसके परिवार को बिखेर के रख दिया था। आशा ने उसके सर को हौले से सहलाकर तसल्ली देने की कोशिश की। उसने सर को हल्का झटक दिया और फिर से अनन्या की आप बीती सुनने लगी। देखते देखते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। निमंत्रण बांटे जा चुके थे। घर में धूमधाम मची थी। ठीक उसी वक्त सरस के माता पिता ने आने की सूचना छुटकी को दे दी थी। पापा पापा, वो सरस जीजू के पापा मम्मी आए हैं। छुटकी ने हाँफते हुए गोपाल जी से कहा। शादी के हफ्ते भर पहले? हे भगवान, पता नहीं क्या बात है। मंजू देवी अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए किचन से बाहर आईं। उनकी परेशानी पर चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। देखते हैं, तुम जाओ उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। गोपाल जी ने मंजू को समझाया और लड़के बालों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ गए। क्या? लेकिन समधी जी, आपने तो कहा था आपको दहेज नहीं चाहिए। गोपाल जी की आंखों में आश्चर्य और बेबसी छलकने लगी थी। पल भर में सारी खुशियों पर दहेज का नाम का ग्रहण लग गया था, जिसे आजकल उपहार या मदद के नाम से जाना जाता था। अनायास ही उनके दोनों हाथ लड़के बालों के आगे जुड़ गए और गर्दन नीची हो गई थी। अरे भाई साहब, हम दहेज कहाँ मांग रहे हैं, बस आपसे जरा मदद ही तो मांग रहे हैं। जरा सोचिए, सरस को प्रमोशन मिलेगा तो आपकी बेटी ही राज करेगी, उसी का भविष्य संवरेगा। हमने तो बस एक छोटी सी मदद मांगी है। दहेज का नाम देकर हमें शर्मिंदा मत करें आप। सरस की माँ ने जरा नाराज होते हुए कहा। वैसे कलकत्ता वाले तो तैयार थे, पर हमारा ही मन अनन्या पर आ गया। अभी भी वो लोग हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सोच लीजिए आप, अभी भी वक्त है शादी में। बस 10 लाख की ही तो बात है। आपकी बेटी दामाद ऐश करेंगे जिंदगी भर। सरस के पिताजी ने जरा नीची आवाज में समझाते हुए कहा। लेकिन उनके शब्दों में धमकी की तीक्ष्ण चुभन महसूस की थी गोपाल जी ने। दोनों वहां से निकल गए। गोपाल जी बुत बने खड़े रह गए थे। अभी वो ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि छुटकी की चीख उनके कानों में पड़ी। माँ, पापा। माँ बेहोश हो गई, जल्दी आइए। छुटकी डर से रोते हुए मंजू को हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। मंजू ने सब सुना और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में गोपाल जी उसे अस्पताल लेकर आए तो पता चला कि माइनर हार्ट अटैक था। अभी खतरा नहीं है, लेकिन दोबारा अटैक आया तो डेंजर हो सकता है। अनु ने सरस को कितनी बार कॉल किया, लेकिन हर बार फोन पहुंच के बाहर ही शो करता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सरस उसके साथ ऐसा कर सकता है। इसलिए वह एक बार बात करना चाह रही थी, लेकिन सरस से उसकी कोई बात नहीं हो पाई। शादी टूट चुकी थी। अनु की माँ बिस्तर में और पापा सदमे में थे। फिर से एक बार घर में सन्नाटा पसर गया था। सुकन्या और छुटकी अनु के दुख से दुखी थे और अनन्या माँ पापा की बेबसी देखकर। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। अनन्या जॉब के लिए भटक रही थी, पर वहाँ भी पैसे ही आड़े आ रहे थे। कहीं उसकी खूबसूरती का फायदा उठाने वाले, तो कहीं पैसे के डिमांड करने वालों के कारण उसे ढंग का काम नहीं मिल पा रहा था। अनन्या अच्छे से समझ गई थी कि दौलत इस दुनिया का भगवान बन चुका था और जिसके पास दौलत नहीं, उसकी कोई औकात नहीं थी। घर के हालात बद से बदतर हो चुकी थी। गोपाल जी के पेंशन से इतना सब करना मुश्किल हो रहा था। सुकन्या ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और माँ की घर में मदद करने लगी थी। अनु ने फिर से ट्यूशन वगैरह शुरू कर दिए थे। एक बार फिर से उनकी जिंदगी की गाड़ी हिचकोले लेते हुए आगे बढ़ने लगी थी। गोपाल जी बुझे चेहरे और थके कदमों से अपने कमरे में आए। मंजू बिस्तर पर लेटकर आराम कर रही थी। गोपाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करें। उन्होंने अपना गला खखार कर साफ किया और हिम्मत जुटाते हुए बोले। मंजू जी, कुछ बात करनी थी मंजू। कहिए ना, क्या बात है। बिस्तर पर लेटी हुई मंजू देवी उठकर बैठ गई थी। मंजू, अपनी अनु के लिए एक रिश्ता आया है। गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब हैं उनके पास और उनकी कोई मांग भी नहीं है। लेकिन लेकिन क्या अनु के पापा, जब सब कुछ अच्छा है तो लेकिन?
मंजू ने उठते हुए खुशी के गुबार की गोपाल जी के लेकिन ने तितर बितर कर दिया था। उसने चिंतित नजरों से उनकी तरफ देखा। वो लड़का 2 बच्चों का बाप है और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। गोपाल जी ने आंखें नीची कर ली थीं। क्या अब यही बाकी रह गया था? अनु के पापा यही दिन देखने थे। मंजू देवी की आंखों से आंसुओं की बूंदें छलकने के लिए मचलने लगी थीं। पर मंजू, घर परिवार बहुत अच्छा है, राज करेगी अनु वहाँ। और सोचो ना, शादी के बाद वह अपनी बहनों का भी ध्यान रख पाएगी। मंजू मान जाओ, मना मत करना मंजू। गोपाल जी ने कातर नजरों से मंजू की तरफ देखा और आंखों में आए आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। मंजू अवाक से अपने पति को देख रही थी। कब से पलकों के हद में मचलते आंसू अब बांध तोड़कर बहने लगे थे। उसने गोपाल जी के कंधे पर सर रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सामने रोकर अपना गम हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने अपनी गरीबी के आगे समझौता कर लिया था। समझौता अपनी बच्ची के जवान सपनों और ख्वाहिशों से, समझौता अपने अरमानों से। समाज के बनाए इस दहेज नाम के कैंसर ने गोपाल जी के परिवार को जीते जी मार दिया था। आज फिर एक बेबस बाप दहेज की मौत मर रहा था। आज फिर एक बेटी दहेज के नाम पर बेमेल विवाह का दंश झेलने को तैयार थी। दरवाजे के पीछे खड़ी अनु ने बेबस से अपने माँ बाप पर एक नज़र डाली और चुपचाप अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। बारात दरवाजे पर लगी थी। मंजू देवी आरती की थाल लेकर दूल्हे का स्वागत करने के लिए सामने आईं और झन आरती की थाली उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वह सर पकड़कर वहीं दरवाजे पर ही बैठ गईं। सब लोग घबरा गए। जल्दी से मंजू को घर के अंदर ले गए गोपाल जी और स्वागत का कार्यक्रम कुछ देर के लिए रोक दिया गया। नहीं नहीं नहीं, अनु के पापा मत कीजिए ऐसा। वो लड़का आपकी उम्र का है। कैसे आपने हाँ कर दी इस रिश्ते के लिए? इससे अच्छा तो आप अनु को जहर देकर मार देते। मंजू ने रोते रोते गोपाल जी के पैर पकड़ लिए। मंजू होश में आओ, मेरा भी दिल जलता है मंजू, लेकिन एक बेबस बाप क्या करे? तुम ही बताओ, कहाँ से लाऊं मैं दहेज की रकम? कैसे अपने कलेजे के टुकड़ों का कन्यादान करूं मैं? और कोई चारा नहीं है मंजू। कल को हम ना रहे तो सोचो जरा, इन लड़कियों का क्या होगा? गोपाल जी ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखों को पोंछा। उन्होंने मंजू का हाथ अपने हाथों में लिया और समझाते हुए बोले, मंजू मैं बाप हूँ, नाजू से पाला है मैंने अपने कलेजे के टुकड़ों को। लेकिन मंजू जरा शांत दिमाग से सोचो, कल को हम ना रहे तो इनका क्या होगा? समाज इन्हें चैन से जीने नहीं देगा मंजू। एक तो गरीब, ऊपर से सुंदर, नोच डालेंगे दरिंदे इन्हें। ये शादी हो जाने दो मंजू, कम से कम वो इज्जत से जी पाएंगी। कम से कम अनु तो अपने घर चली जाए, चैन से मर सकूंगा मंजू, कि कम से कम एक बेटी की जिंदगी तो संवर जाएगी। ऐसी अशुभ बातें ना करो जी। लेकिन अनु, कैसे ये सब? अनु को जब पता चलेगा तो हम कैसे आंखें मिला पाएंगे उससे? ना ना, मुझ में हिम्मत नहीं है, मंजू देवी ने गोपाल जी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा और सिसकने लगीं। माँ की तबीयत की खबर अनु को लगी तो भागते हुए वह माँ के कमरे की ओर आई थी। पापा की बातें उसके कानों में पड़ी तो पैर जहाँ के तहाँ जड़ हो गए उसके। वह दरवाजे के पीछे छुपकर सुनने लगी और अंत में उसने वही फैसला लिया जो इस वक्त उसके परिवार के लिए उसे ठीक लगा था। मुझे मंजूर है माँ, आप लोग दुखी मत होइए, मैं खुश हूँ इस रिश्ते से। पापा सही कह रहे हैं माँ, मेरा फ्यूचर कम से कम सिक्योर हो जाएगा। फिर सुकू, सुकन्या और छुटकी के लिए भी मैं कुछ कर पाऊंगी। माँ अब चलो, बारात दरवाजे पे खड़ी है, उनका स्वागत करो और अपनी बेटी को आशीर्वाद दो कि जिंदगी की हर मुसीबत से मैं लड़ सकूं। केशव का घर। केशव और आशा की आंखें नम थीं। गरीबी का चाबुक अनन्या और उसके पूरे परिवार को घायल कर चुका था। एक बेबस माँ बाप का दर्द और बेटी की कुर्बानी, उफ, ये दहेज का दानव न जाने कितनों को निगलेगा। आशा जी ने मन में सोचा और अपने आंसुओं को धीरे से पोंछा। अनन्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और आगे सुनाने लगी। मंजू देवी और गोपाल ने जैसे कलेजा निकाल कर दे दिया था। जिंदा लाश की तरह उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को विदा किया। छुटकी का बचपन इस गरीबी की आग में झुलस कर रह गया था। मंजू देवी और ज्यादा बीमार रहने लगी थीं।
सुकन्या घर संभाल रही थी, बिल्कुल एक सुघड़ गृहिणी की तरह। इस बेमेल शादी ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। समय से पहले ही इस गरीबी ने उन बच्चों को बड़ा बना दिया। देखते देखते शादी को 3 महीने बीत गए। अनु के पापा ने सच कहा था, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब थे वहाँ। नहीं था तो अनु के मन को समझने वाला कोई। यहाँ उसके सपनों के गुदगुदे बादल नहीं, यथार्थ की कठोर धरती थी। कोई सपनों का राजकुमार नहीं था, वरन उसी की उम्र के 2 बच्चों का बाप, जो अब उसका पति था। इतने बड़े घर की मालकिन के साथ साथ अनु 2 जवान बच्चों की माँ और एक प्रौढ़ की पत्नी भी बन गई थी। अनन्या देखो, मैं तुम्हें कोई सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये वादा करता हूँ। तुम माँ नहीं बन सकती कभी, माफ करना मुझे, लेकिन इस घर में मेरे बच्चों का सौतेला परिवार नहीं बना सकता मैं। इसलिए इस बात पे कभी बहस मत करना मुझसे। बाकी तुम इस घर की मालकिन हो, जैसे रहना चाहती हो रहो। अनन्या के पति शैलेश ने सर्द आवाज में अनु को अपना फैसला सुना दिया और जवाब सुने बिना कमरे से बाहर निकल गया। अनु की गरीबी ने उसके सपनों के साथ साथ उसका मातृत्व सुख भी उससे बड़ी बेदर्दी से छीन लिया था। उसकी आंखों से 2 बूंद बेबसी के आंसू बन के छलक पड़े। पता नहीं ये बेमेल विवाह आगे और क्या क्या रंग दिखाने वाला था। शैलेश एक जाने माने बिजनेसमैन थे। 1 साल पहले ही पत्नी का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था। 2 बच्चे निहारिका और निहाल दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, इसलिए पत्नी के देहांत के बाद शैलेश बहुत अकेले रह गए थे। उन्हें एक साथी की जरूरत महसूस हो रही थी, पर दोनों बच्चे तैयार नहीं थे इस बात के लिए। आखिरकार बच्चों ने हामी भरी तो शैलेश ने बिना देर किए शादी कर ली। शादी के 3 महीने बीत गए थे, पर बच्चों ने अभी तक अनु को माँ का दर्जा नहीं दिया था। शैलेश का व्यवहार ठीक ही था, पर अनु की खूबसूरती उसे इनसिक्योर फील कराती थी। उस पर अनु के मुकाबले शैलेश उम्र में भी दोगुना बड़ा था। शुरू शुरू में शैलेश अनु को अपने साथ पार्टी वगैरह में ले जाता था, पर उसकी तारीफों से उसे जलन होने लगी थी। धीरे धीरे वह अनु की तरफ से निर्विकार होने लगा था। उसका व्यवहार अब पहले की तरह नहीं रह गया था। वह अनु को फिजिकली भी खुश नहीं कर पाता था और इसका फ्रस्ट्रेशन वह अनु को बात बेबात जलील करके निकालने लगा था। अनु चुपचाप सब सह रही थी। मायके में उसने कभी जाहिर नहीं किया कि वह कैसे जी रही है। माँ पापा उसे खुश देखकर निश्चिंत थे। अनु चुप हो गई और शून्य में घूरने लगी। उसने तड़पकर आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अब बताने जा रही है उससे उसे बहुत तकलीफ होने वाली है। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे बहुत हिम्मत जुटा रही हो। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, वह मनहूस दिन, जिस दिन मेरी बर्बादी की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा था और खो गई एक बार फिर अतीत के स्याह अंधेरे में। अनन्या, शाम में मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं, प्लीज सारे अरेंजमेंट देख लेना, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और सारे प्लीज अपने लटके झटके वहाँ मत दिखाने लगना, खानदानी लोग हैं। शैलेश ने रूखे स्वर में कहा और चला गया। अनु के लिए ये अपमानजनित शब्द रोज की बात हो गए थे। शाम में शैलेश और उसके दोस्तों की महफिल जम गई थी। शराब का दौर चलने लगा। इस ग्रुप में एक बंदा था जो शक्ल से ही मक्कार लग रहा था। रौनक कपाड़िया नाम था उसका। उसने अनु को देखा तो शराब का नशा काफूर हो गया। वह अनु को ललचाई नजरों से देखे जा रहा था। अनु ने किसी तरह काम खत्म किया और वहां से तेजी से निकल गई। यार, भाभी को भी बुलाओ, वो क्या पुराने जमाने की बीबियों की तरह घूंघट में बैठी हैं। अनु का यूं वहां से हट जाना रौनक को जरा भी गवारा नहीं हुआ। उसने मक्कारी से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। अनु, अरे भाई यहाँ आओ, देखो सबके गिलास खाली पड़े हैं, आकर भरो तो। उसने अनु को बड़े प्यार से पुकारा। अनु कांप कर रह गई थी, पर जाना तो पड़ेगा ही। झिझकते हुए अनु ने उन लोगों के बीच कदम रखा। बदबू का एक तेज झोंका उसका मन खराब कर गया। शैलेश के सारे दोस्त उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे, उसे लेकर कमेंट करने लगे और शैलेश
शैलेश उनके हाँ में हाँ मिलाकर हंस रहा था। अनु अपमान और शर्म से गड़ी जा रही थी। फिर तो ये अपमान और शर्म उसकी रोज की नियति बन गई। कभी कभी तो हद हो जाती जब शराब के नशे में रौनक उसे यहाँ वहाँ छूने लगता था। अनु बेबस होकर शैलेश को मदद के लिए देखती, लेकिन अनु ने आंखें खोलीं तो पलकों पे रुके हुए आंसुओं के बूंद उसके गालों पर लुढ़क आए। उसने आशा को देखा और फिर केशव को देखा। शायद आगे बोलने में उसे झिझक हो रही थी। उसने पलकें झुका लीं और कांपते हुए शब्द उसके होठों से निकले। कल रात भी फिर वही मेरी आत्मा और शरीर को झुलसाने वाली महफिल सजी थी। सारे लोग पीकर होश खो चुके थे। मैं अपने कमरे में आ गई थी। दरवाजे पर आवाज हुई। मुझे लगा शैलेश हैं। मैंने दरवाजा खोला तो अंदर तक किसी अनहोनी की आशंका से कांप गई। सामने रौनक खड़ा था। बदबू के तेज झोंके से मुझे उबकाई सी आने लगी थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। पूरी हिम्मत जुटाकर उससे लड़ने की कोशिश की, खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मदद के लिए शैलेश को पुकारा, लेकिन उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। मैं लुट गई थी। मन तो पहले ही घायल था, अब तन भी घायल हो गया था। सारी रात मैं रोती रही। सुबह जब मैंने शैलेश को सब बताया तो उसने मुझ पर ही लांछन लगाकर घर से निकाल दिया। मैं रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। मैंने लाख कहा कि गलती मेरी नहीं, लेकिन उसे ना मानना था तो नहीं माना। मैं निकल आई वहाँ से जख्मी मन और तन के साथ। फिर समझ ही नहीं आया कि कहाँ जाऊँ। अब आप ही बताओ, मैं कहाँ जाती? न मायके जा सकती थी, न ससुराल में रह सकती थी। मरने के अलावा मेरे पास और क्या ऑप्शन बचा था? उसने रोते रोते आशा जी की तरफ देखा। मेरी क्या गलती थी आशा जी? मैंने तो हर जगह हर बात समझौता किया ना। कभी माँ बाप के लिए अपने अरमानों से, कभी ससुराल के लिए अपनी खुशियों से। फिर भी इस समाज ने मेरा सब छीन लिया। माँ बाप ने बहुत प्यार दिया, अच्छी ज़िंदगी दी, लेकिन दहेज नहीं दे सके। दहेज नहीं दे सके आशा जी, वो दहेज नहीं दे सके। अनु के सब्र का पैमाना एक बार फिर छलक पड़ा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां केशव और आशा अपने कानों में तेजाब की तरह महसूस कर रहे थे। आशा बहुत गुस्से में थी। उसने घर में घुसते ही अपनी बड़ी बहन को आवाज लगाई, दीदी दीदी कहाँ हैं सब? बाहर आओ। क्या हो गया आंसू? क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? आ रही हूँ, उसकी दीदी ने कहा। दीदी आपने तो कहा था कि लड़की किसी और से प्यार करती थी और शादी के एक हफ्ते पहले घर से भाग गई थी। आशा ने जलती हुई नज़रों से अपनी दीदी को घूरते हुए पूछा। हाँ तो भाग तो गई थी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला? उनकी दीदी ने आंखें चुराते हुए कहा। झूठ, सरासर झूठ। आशा चीखी। छी, आपको शर्म नहीं आई? उस गरीब को बदनाम करते। उसने घृणा से अपने होठ सिकोड़े। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि वो लोग आपकी दहेज की भूख शांत नहीं कर पाए थे, इसलिए आपने ये रिश्ता तोड़ दिया था। छी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको दीदी बोलते। मैं आशा समाज को सुधारने चली। और मेरे अपने घर में दहेज के लालची जानवर छुपकर बैठे हुए हैं। आशा गुस्से से कांपने लगी थी। उसकी सांस धौंकनी समान चल रही थी। वह पसीने पसीने हो गई थी। चुप कर तू, अब जो हो गया सो हो गया। सरस को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। वो लोग आते ही होंगे। संगीता ने नजरें चुराते हुए धीरे से कहा। हाँ दीदी, मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप लोगों की एक गलती ने बेचारी उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस गरीब की बेटी ने अपनी गरीबी का कर्ज अपनी इज्जत गंवाकर चुकाया है दीदी। मरने गई थी वो आज। अगर केशव समय पर नहीं आया होता तो एक और लावारिस लाश की गिनती बढ़ जाती मुर्दा घर में। सिर्फ आपके कारण दीदी, सिर्फ आपके कारण। आशा का गुस्सा सिसकियों में बदल गया था। उसे एक अपराध बोध बुरी तरह से मथ रहा था कि एक लड़की उसके परिवार वालों के कारण आज इस हालत में थी। क्या हे भगवान! आंसू संगीता देवी अवाक रह गईं। अनु की हालत सुनकर उसे भी अपनी करनी पर पछतावा होने लगा था। दीदी, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी, याद रखना आप। आशा ने हिराकत से अपनी बहन को देखा और जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी, उसके पैर जाम हो गए। सामने ही सरस अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसकी पत्नी सारा माजरा समझने की कोशिश में बस सबके अबाक चेहरे देख रही थी। माँ, ये आपने क्या कर दिया? इसलिए आपने मुझे शादी के हफ्ते भर पहले बाहर भेज दिया था और मेरा फ़ोन भी आपने ही। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। सरस घुटनों के बल बैठ गया। मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ा वह। उसने सब कुछ समझने में बड़ी देर कर दी थी। आशा मासी, आपके सामने मैंने प्रण किया था कि दहेज नहीं लूंगा कभी, लेकिन देखिए, मेरे ही कारण एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। मासी, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ मासी। मासी, आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ? मैं अनन्या का अतीत तो नहीं बदल सकता, लेकिन उसका वर्तमान सही करना चाहता हूँ। मासी, क्या मैं एक बार, सिर्फ एक बार उससे मिल सकता हूँ? उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। उफ, क्यों नहीं? मैंने उसी वक्त असलियत जानने की कोशिश की थी। क्यों? काश काश मैंने इनकी बात ना सुनी होती, एक बार उस पर भरोसा किया होता। काश मेरी नासमझी ने सब बर्बाद कर दिया। उफ। सरस सर पकड़े बैठा था। आंसू अब भी उसकी आंखों से अनबरत बह रहे थे। आवाज कांप रही थी उसकी। नहीं सरस, वो इस वक्त काफी सदमे में है। तुम्हें देखे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। बेहतर होगा अभी तुम दूर ही रहो। आशा ने उसके सर को सहलाते हुए कहा और हॉल से बाहर निकल गई। संगीता देवी अवाक से अपने बेटे को देख रही थी। मैंने तुम्हें सब बता दिया है रूबी। अब चूंकि ये सच है कि मैं अनन्या का गुनाहगार हूँ, मैं उससे माफ़ी की उम्मीद करता हूँ, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मेरा वर्तमान तुम हो। तुम पत्नी हो मेरी, मेरा आधा हिस्सा। सारी बात तुमने सुनी, अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? सरस ने अपनी पत्नी रूबी की आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसने अपना और अनन्या का सारा अतीत उसके सामने खोलकर रख दिया था। मुझे अनन्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है सरस, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ इस बात से है कि एक पूरे परिवार की बर्बादी का कारण मेरा परिवार है। अनन्या से माफ़ी के हकदार बस आप ही नहीं, मैं भी तो हूँ ना। आखिर उसकी जगह, उसका प्यार पैसे से खरीद कर मेरे पेरेंट्स ने मुझे दे दी। काश काश कि मैंने भी दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाई होती। यही तो विडंबना है ना सरस। कोई इस कुप्रथा के खिलाफत करे तो कैसे? एक अगर इसके खिलाफ है तो हजारों इसके साथ हैं। रूबी ने थोड़ा आवेश में कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो रूबी। तो अब आगे क्या? सरस, मुझे नहीं पता कि अनन्या आपको माफ़ करेगी या नहीं, लेकिन उससे माफ़ी मांगने की इजाज़त मांगकर आपने मुझे गर्व से भर दिया है। आप जाइए जाइए और उसके पैरों पर गिरकर उससे माफ़ी मांगिए। जहाँ तक संभव हो उसका साथ देने की कोशिश करेंगे हम। आपने कहा ना, आधा हिस्सा हूँ मैं आपका, तो आपके उस अतीत की कालिमा को हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। अनन्या का वर्तमान हम दोनों मिलकर संवारेंगे सरस। उसकी उजड़ी हुई बगिया को फिर से लहलहाना ही होगा। एक रिश्ता टूटा तो क्या हुआ, उससे भी प्यारा एक और रिश्ता होता है जो आप अब भी उसके नाम कर सकते हैं, दोस्ती का रिश्ता। और आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं खुद भी इस रिश्ते के पौध को पूरे विश्वास से सींचूंगी। रूबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सरस अचरज से रूबी को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस देवी के लायक है। उसने कांपते हुए शब्दों में उसके आगे हाथ जोड़ दिए। ओह रूबी, तुम नहीं जानती हो तुमने क्या दिया है आज मुझे। सीने पर बोझ लेकर मरते हुए जीता मैं अगर अनन्या से माफ़ी नहीं मांग लेता। तुमने उस बोझ को अपनी समझदारी और भरोसे से भरे शब्दों से किसी फूल की तरह हल्का कर दिया। कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं, नहीं जानता। बस इस नए रिश्ते पर भरोसा बनाए रखना, अपने इस आधे हिस्से पर अपना भरोसा बनाए रखना। सरस ने आगे बढ़कर रूबी को सीने से लगा लिया। अब जाइए, इससे पहले कि और देर हो जाए। एक बार की देर की कीमत वो अब तक चुका रही है। रूबी ने सरस की पीठ सहलाई और फिर खुद से उसे अलग करते हुए कहा। हाँ, बस मासी के इशारे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सरस ने मुस्कुराकर अपनी नम आंखें पोंछ लीं। करीब 2 महीने बाद केशव के घर में अनु ने सिल्क की आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी। कंधे से जरा लंबे बाल खुले थे। चेहरे पर साड़ी से मैच करती एक बिंदी के अलावा कोई मेकअप नहीं था और कलाई में एक घड़ी बस। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आई और केशव की तरफ बढ़ी। वाह, ये हुई ना बात। तो अनन्या मैडम चलें आपके जॉब के पहले दिन के लिए? केशव ने अनन्या से मुस्कुराते हुए कहा। जी केशव जी,
लेकिन आशा दीदी नहीं आई अब तक। अनन्या ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। वो सीधे ऑफिस पहुंचेंगी, उनका कॉल आया था। आशा जी के पहचान वाले हैं वहाँ सब, आप बिल्कुल मत घबराना, सब अच्छा होगा। और शाम में घर चलना है ना माँ पापा से मिलने। जी, कितने दिन बाद मिलूंगी उनसे, पता नहीं कैसे होंगे सब वहाँ। अनन्या के चेहरे पर कई रंग आए गए। शाम में अनन्या का घर। ठक 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 ठक। छुटकी जरा देख बेटा, दरवाजे पर कोई है। हाँ माँ देखती हूँ। माँ माँ माँ, दी 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 दीदी। छुटकी अनन्या के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनु, मेरी बच्ची। मंजू देवी भागकर किचन से आईं और अनु को देखकर उसे सीने से लगा लिया। सब एक दूसरे से चिपके सुबकते रहे। केशव ने अपनी गीली आंखों को पोंछा और मजाक में बोला, अरे आप सबका भरत मिलाप अगर हो गया हो तो घर के अंदर चलें। सबने हड़बड़ाकर उसे देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। माँ पापा और सुक्कू नहीं दिख रहे, कहाँ हैं दोनों? अनन्या ने पूछा। सुक्कू तेरे पापा को लेकर डॉक्टर के पास गई है बेटा, जरा बुखार था उन्हें। क्या बुखार? पापा ठीक तो है ना माँ? और तुम कैसी हो माँ? हम सब ठीक हैं बेटा, तू कैसी है? हमें तो वहाँ तेरे बारे में कुछ और ही सुनने को मिला था। तेरे पापा गए थे तुझसे मिलने, दामाद जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तेरे पापा को धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा तू तूने तूने उनकी इज्जत खाक में मिला दी, इसलिए तुझे घर से निकाल दिया। हमने तुझे बहुत ढूंढा बेटा, पर तेरा कुछ पता नहीं चला। तेरे पापा ने हंसना मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। तेरी तकलीफ की वजह खुद को मानते हैं और रोते रहते हैं। हर वक्त कहते हैं कि इस बेमेल विवाह को मैंने क्यों मान लिया। मंजू देवी ने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। माँ, जो हो गया सो हो गया, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, अब सब पहले जैसा हो जाएगा माँ। माँ, ये केशव जी हैं, यूं समझ लो कि तुम्हारी बेटी अगर आज जिंदा सही सलामत है तो इनकी वजह से ही। अनु ने कृतज्ञता से केशव की तरफ देखा। मंजू देवी ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए केशव के सामने, तो केशव ने उनके हाथों को अपनी हथेलियों में जकड़कर नामे गर्दन हिला दी। अनु, दीदी, सुक्कू, पापा आ गए आप लोग। अनु भागकर गोपाल जी के पास गई। गोपाल जी ने अनु को गले लगा लिया। मेरी अनु, तू कहाँ चली गई थी बेटी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुझे। इस बेबस बाप को माफ कर दे बेटी, तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अरे नहीं होती शादी तो ना होती, शादी करके क्या भला हुआ तेरा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं समाज के तानों से डर गया था। गोपाल जी अनु के आगे हाथ जोड़े सिसकने लगे थे। ऐसा मत कहिए पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, है ना सुक्कू? हाँ दीदी, हमारे पापा सबसे अच्छे हैं। सुक्कू अनु के गले में झूल गई। खाना खाने के बाद अनु ने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जो भी हुआ था। मंजू देवी ने अनु को जोर से सीने में भींच लिया। अपनी बेटी के दर्द को महसूस करके उनके आंसू बहते रहे। अनु चैन से अपनी माँ की गोद में सर रखे लेटी थी। मंजू देवी उसके बालों को सहला रही थीं। अनु ने जो भी दर्द सहे थे, उन जख्मों को आज वह अपने प्यार से भर देना चाहती थीं। केशव ने उस रात उसे वहीं रहने दिया था और खुद घर वापस लौट आया था। अनन्या, तो आगे क्या सोचा है तुमने? अपने पति के खिलाफ केस करना चाहोगी? पत्नी होने के नाते उनकी आधी जायदाद पर तुम्हारा हक बनता है, आशा जी ने कहा। मुझे जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है आशा जी, लेकिन शैलेश और उसके उस दोस्त को मैं माफ नहीं कर सकती। लेकिन अगर केस हुआ तो मैं कैसे सब हैंडल कर पाऊंगी? अगर हो सके तो बस आप मुझे डिवोर्स दिलवा दीजिए, अनु ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है अनु, जैसा तुम ठीक समझो, आशा ने केशव की तरफ देखते हुए कहा। अनु, तुमसे माफी का हकदार एक और शख्स भी है, आशा जी ने नजरें झुकाकर कहा। अनु ने सवालिया निगाहों से आशा को देखा, जैसे पूछ रही हो, अब कौन वो? आशा ने दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा किया। अनु के हाथ से चाय का कप छूट गया। वह दुख और घृणा से उस शख्स को देखने लगी। तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो या खुद के खरीदार नहीं मिले तुम्हें? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी सूरत से भी नफरत है मुझे। दरवाजे पर अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़े सरस खड़ा था। अनन्या किसी हिस्टीरिया के मरीज की तरह चीख रही थी। गुस्से से कांप रही थी वह और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनु, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो सजा देना चाहो दे लेना, मैं उफ तक नहीं करूँगा।
केशव अपने कानों को पकड़े घुटने के बल बैठ गया था। नहीं सरस, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। तुमने उस वक्त धोखा दिया जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। कितने फोन लगाए तुम्हें, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। कितना रोई थी मैं जब तुम्हारे लालची माँ बाप ने दहेज के लिए मुझे ठुकरा दिया था। कहाँ थे सरस तुम, कहाँ थे? कैसे लौटाओगे सरस मेरे सपने जो सच होने के पहले दहेज की भेंट चढ़ गए, मेरे ख्वाब जो पूरे होने से पहले ही झुलस गए? कैसे सरस, कैसे कैसे मेरी लूटी हुई इज्जत वापस करोगे? बोलो सरस, कर सकते हो, लौटा सकते हो सब कुछ, वो सब जो तुम्हारे लालच ने मुझसे छीन लिया। दिल की भड़ास निकाल कर अनु अब फूट फूट कर रो रही थी। सरस धीरे से उसके पास आया, अपने घुटनों पे बैठकर हाथ जोड़ लिए उसने। अनु, मैं सच कहता हूँ, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। शादी के एक हफ्ते पहले पापा ने मुझे किसी काम से शहर भेज दिया था। जब ट्रेन चली तो ध्यान आया कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। तुम्हारा नंबर भी याद नहीं था मुझे। जब घर आया तो माँ को रोते देखा। उन्होंने बताया कि तुम्हारा किसी और के साथ, और तुम उसी के साथ भाग गई थी। मेरा दिल टूट गया था अनु, मैं अपने कमरे में ही बंद हो गया था। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तोड़कर रख दिया था। बेइंतहा नफरत हो गई थी तुमसे। अनु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से में एक बार भी तुमसे बात करने का ख्याल नहीं आया। मैं शहर छोड़कर दिल्ली चला गया, काम में झोंक लिया खुद को। मुझे माफ़ कर दो अनु, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 2 महीने पहले आशा मासी घर आईं। जिस दिन तुम इन्हें मिली थीं तब मुझे सारी सच्चाई का पता चला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी अनु। मेरी शादी, अनु, मेरा फ़ोन भी माँ ने ही छुपा दिया था। मेरे दहेज नहीं लेने के फैसले को उन लोगों ने साजिश के तहत मंजूरी दे दी थी। काश काश मैं उस वक्त समझ सकता। तो अनु, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे सपने नहीं लौटा सकता हूँ। बस यही सच है। अब तुम जो सजा देना चाहो दे सकती हो। तुम्हारा बेगुनाह गुनहगार तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा है। जाने दो सरस, न तुम्हारी गलती थी न किसी और की। गरीब के घर पैदा होना ही मेरा गुनाह हो गया। जाओ, माफ किया तुम्हें, तुम भी भूल जाओ सब, अनु ने कहा और अपने आंसू पोंछती हुई वहां से अंदर चली गई। अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था उसे। गलती तो उसने भी की थी। अगर सरस नहीं मिला उससे तो वो तो मिल सकती थी। अपने प्यार पर भरोसा तो उसने भी नहीं किया। काश काश कि उसने एक बार सरस से मिलने की कोशिश की होती तो शायद। खैर, अब उसके मन में सरस के लिए कोई गुस्सा और नफरत नहीं थी। डिवोर्स मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। शैलेश को अपने दोस्त की करतूत जब पता चली तो उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। उसने रौनक को अपने पार्टनरशिप से बेदखल करके धक्के मारकर कंपनी से बाहर कर दिया। दर दर का भिखारी बन चुका था रौनक का पाड़िया। अपने किए पर वह इतना शर्मिंदा था कि अनु को वापस बुलाने की हिम्मत भी नहीं थी उसकी। इसलिए उसने बिना लाग लपेट डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और अनन्या को अपनी जायदाद का 10% भी देना मंजूर कर लिया। अनु, केशव, आशा और सरस सब कोर्ट से बाहर आ रहे थे। सब बहुत खुश थे। अनु, तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मुबारक हो, केशव ने कहा। हाँ अनु, अब तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी सकती हो। तुम्हारी नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। आशा जी ने प्यार से उसके सर को सहलाया। अनु, मैं तुम्हारी पिछली खुशियां नहीं लौटा सकता, लेकिन ट्रस्ट मी, अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में, हर तकलीफ में मुझे एक सच्चा दोस्त बनने का एक मौका जरूर देना अनु। सरस ने अनु का हाथ पकड़कर कहा। कैसी बात कर रहे हो सरस, बहुत अच्छे से तुमने मेरा साथ दिया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। भूल जाओ सब। हम अच्छे दोस्त थे और रहेंगे सरस। आज मैं बहुत खुश हूँ आशा दीदी। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, देंगी ना? एनीथिंग अनु, जस्ट टेल मी वॉट एवर यू वांट, आशा जी ने कहा। आशा दीदी, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने तय कर लिया है कि मैं अब हर उस गरीब लड़की का सहारा बनूंगी जिसकी जिंदगी दहेज के बोझ तले दम तोड़ रही है। मैं अब किसी लड़की को दहेज के लिए कुर्बान नहीं होने दूंगी आशा दीदी, और न ही बेमेल विवाह का दंश झेलने दूंगी। और मेरे इस प्रण को पूरा करने के लिए मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, इनफैक्ट आप सबकी। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं अनु। हर कदम पे हमें तुम पर गर्व है अनु। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है।
अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। केशव ने कहा तो सबने सहमति में सिर हिलाया। अनु घर चलें, तुम्हारे पापा, छुटकी और सुकू इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उन्हें केस के बारे में फोन पे बता दिया था, सब बहुत खुश हैं। आशा ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ हाँ, जल्दी चलिए। अनन्या की आंखों में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास झलक रहा था। इस समाज के बनाए दहेज जैसे कुप्रथा पे उसके प्रण का एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला था। अब चारों गाड़ी में बैठ गए और केशव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।